नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं सोनू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था दिल्ली का सल्तनत काल, और सल्तनत काल के राजवंशों में अपन 5 राजवंशों के बारे में अपने को पढ़ना है, जिनमें से 2 राजवंश अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपन दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। राजवंश का नाम है तुगलक वंश। सबसे पहले तुगलक वंश के समय की चर्चा करें अपन, तो तुगलक वंश जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1320 में, और यहां से लेकर 1414 तक भारत पे तुगलक वंश ने शासन किया। यानी कि अपन ये देखें कि कुल 94 वर्षों तक भारत के ऊपर, दिल्ली के ऊपर तुगलक वंशीय शासकों का शासन रहा है। 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पे जिन 5 राजवंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पे, उन 5 राजवंशों में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश है। मैंने आपको बताया था कि सबसे कम समय तक जिस राजवंश ने शासन किया है वो खिलजी वंश है, जबकि सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश के शासकों ने सल्तनत पे शासन किया है। अच्छा, तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। शासन काल है इसका 1320 से लेकर 1325 तक। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक जो है इनका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक इनका वास्तविक नाम था। ये गाजी की उपाधि के साथ सुल्तान बने थे। ध्यान रहे, ये गाजी की उपाधि के साथ सुल्तान बने थे, और गाजी की उपाधि के साथ सुल्तान बनने वाले ये दिल्ली के पहले सुल्तान थे। पहले सुल्तान जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। अब इनके शासन काल की अपन चर्चा करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है, इन्होंने अपने शासन काल के दौरान सिंचाई के लिए नहरों का करवाया था निर्माण। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अब यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था? आगे और भी कई शासक हुए जिन्होंने नहरें बनवाई, जैसे फिरोज शाह तुगलक है, बड़ी नहरें उसी ने बनवाई। लेकिन पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, वो शासक गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक जो है, इनके समकालीन दिल्ली में एक संत थे, और इनके समकालीन दिल्ली में जो संत थे, उस संत का नाम था आपका निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन दिल्ली में संत थे, निजामुद्दीन औलिया। ये कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच मतभेद थी, दोनों में बनती नहीं थी। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से वापस लौट रहे थे, तब निजामुद्दीन औलिया ने इनके लिए एक संदेशा भिजवाया, और उस संदेशे में लिखा हुआ था, हनूज हनूज दिल्ली दूर अस्त की हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। ये बात निजामुद्दीन औलिया ने कही गयासुद्दीन तुगलक से, हनूज दिल्ली दूरस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा ही हुआ। बंगाल अभियान से वापस लौटते समय दिल्ली के पास अफगानपुर नामक स्थान पर काष्ठ महल के ढहने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ये कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था, जिसका नाम था जूना जुने खां या जोना खां, जोना खां या जूने खां, जोना खां या जूने खां, जो इसका पुत्र था, इसने अपने पिता के लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए अफगानपुर में
स्वागत के लिए एक भव्य काष्ठ महल बनवाया था और रात्रि विश्राम के दौरान वो काष्ठ महल ढह गया, अचानक से ढह गया और उसी में दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो निजामुद्दीन औलिया जो संत थे उनकी ये बात सही साबित हुई, हनूज दिल्ली दूर है, हुजूर दिल्ली दूर है, और ये बात सही साबित हुई, रास्ते में ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो आगे दिल्ली का सुल्तान बना, तुगलक वंश का दूसरा शासक बना जोना खां। जोना खां ये इसका वास्तविक नाम था, लेकिन जब ये सुल्तान बना तो जिस उपाधि के साथ ये सुल्तान बना वो है आपकी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। शासनकाल शुरू हुआ इसका 1325 से 1351। 1325 से 1351 तक ये शासक रहा मोहम्मद बिन तुगलक। वास्तविक नाम, बचपन का नाम या वास्तविक नाम था इसका जोना खां। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की कई सारी विशेषताएं हैं, बहुत सी विशेषताएं इसके शासनकाल की। जैसे कि पहली विशेषता ये है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा योग्य सुल्तान था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा योग्य था और ऐसा सुल्तान जो धार्मिक दृष्टि से भी सहिष्णु था, सभी धर्मों का आदर करता था। धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था, योग्य था, पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी इसकी जो नीतियां थी, शासन के जो नियम इसने लागू किए, वो सारी की सारी नीतियां इसकी गलत थी और गलत नीतियों के कारण ही ये दिल्ली का सबसे विवादास्पद शासक रहा। इसे पागल सुल्तान तक कहा गया, पागल सुल्तान कहा गया, इसे रक्त पिपासु शासक कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया, पागल सुल्तान कहा गया, क्योंकि गलत नीतियां थी। वैसे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा योग्य था, सहिष्णु शासक था, लेकिन गलत नीतियों के कारण पागल सुल्तान कहा गया, रक्त पिपासु शासक कहा गया। कई इतिहासकारों ने कई उपमाओं के साथ इसको संबोधित किया है। जैसे इतिहासकार बर्नी क्या कहता है कि सुल्तान जो था इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था, सुल्तान में विरोधी तत्वों का मिश्रण, इतिहासकार बर्नी कहता है। ऐसे ही इतिहासकार एल्फिंस्टन जो है, एल्फिंस्टन ये कहता है कि सुल्तान में पागलपन के अंश मौजूद थे, सुल्तान में पागलपन के अंश मौजूद थे, ये बात कहता है इतिहासकार एल्फिंस्टन। ऐसे ही इतिहासकार बदायूनी जो है, वो जब सुल्तान की मृत्यु हुई थी, बदायूनी जो है उसने सुल्तान की मृत्यु पे कहा कि जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई। मतलब ये ऐसा शासक था जो खुद जनता से परेशान था और जनता इससे परेशान थी। तो जब ये मरा तो इसको जनता से मुक्ति मिल गई और जनता को इससे मुक्ति मिल गई। तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा योग्य होने के बावजूद भी गलत नीतियों के कारण ये सारी उपाधियों से ये जाना गया, इन सारी उपमाओं से इसको संबोधित किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था, ये पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने हिंदुओं के पर्व होली में खुद ने चलकर भाग लिया। होली में खुद शामिल होता था, होली बड़ी धूमधाम से मनाता था, हिंदुओं के पर्व होली में ये खुद शामिल होता था। ये इसकी विशेषता थी, धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके शासनकाल की जानकारी अपने को कहां से मिलती है? तो देखो, दो इतिहासकार हैं, एक का नाम है बर्नी। बर्नी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, ये तो लिखी है बर्नी ने। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक अफ्रीका का यात्री आया था मोरक्को का, जिसका नाम है इबन बतूता। इसने एक पुस्तक लिखी है रेहला।
तो ये दो पुस्तकें ऐसी हैं जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही और इब्न बतूता की पुस्तक की रेहला, इससे सुल्तान के शासन की जानकारी मिलती है। इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता जो है ये अफ्रीका का यात्री था। अफ्रीका का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। अफ्रीका का एक क्षेत्र है मोरक्को, और ये मोरक्को का रहने वाला था, वहां से ये भारत आया। भारत ये पहुंचा था 1333 में। भारत पहुंचा था 1333 में। उस समय भारत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ये कहते हैं कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्ति दी। ये कुछ समय के लिए दिल्ली में काजी के पद पे रहा, और बाद में 1342 में इसी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा। तो पहले काजी के पद पे रहा इब्न बतूता, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बन के चीन गया। इब्न बतूता जो है इसने अपनी यात्रा का विवरण रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। इसी का दूसरा नाम है सफरनामा। सफरनामा, रेहला या सफरनामा पुस्तक की रचना की है इब्न बतूता ने। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहते हैं, रक्त पिपासु सुल्तान कहते हैं। तो वो कौन से कारण हैं, वो कौन से ऐसे गलत कार्य हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए और जिनके कारण इसे रक्त पिपासु या पागल सुल्तान कहा जा रहा है? तो इसके वो गलत कार्य देखो कौन कौन से हैं। पहला गलत कार्य, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। भारत का सबसे बड़ा दोआब क्षेत्र, सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र, तो वो है आपका गंगा और यमुना का मैदान। गंगा और यमुना का मैदान भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी क्षेत्र में कर वृद्धि का आदेश दिया। अब कुछ तो इसका समय खराब था, टाइम इसका सही नहीं चल रहा था। जिस समय इसने करवृद्धि का आदेश दिया उसी समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। सुल्तान को इसकी सूचना थी नहीं। इसके सैनिकों ने यहां के इस क्षेत्र के किसानों से जबरदस्ती लगान की वसूली की, तो जनता में आक्रोश फैल गया। जब तक सुल्तान को पता चलता तब तक कई लोगों से कर वसूली की जा चुकी थी। तो इस क्षेत्र में सुल्तान बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया, और बाद में इसे कर वृद्धि का आदेश वापस लेना पड़ा। मतलब बिना सोचे समझे इसने कर वृद्धि की। तो ये इसका पहला गलत फैसला, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दूसरा गलत फैसला था इसका राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली की जनता से परेशान था। ये ऐसा सुल्तान था जो किसी को खुश देखकर भी खुश नहीं था और किसी को दुखी देखकर भी खुशी नहीं था। कारण क्या था? उसका यह मानना था कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा घमंडी है, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र के निवासी हैं, और इनका घमंड तोड़ने के लिए मैं राजधानी ही चेंज कर दूंगा। तो ये अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके राजधानी बना लेता है दौलताबाद को, जिसका पहले नाम था देवगिरी। ये पड़ती है आपकी एमएच महाराष्ट्र। दिल्ली से राजधानी ट्रांसफर कर ली दौलताबाद में, देवगिरी में। देवगिरी में कई सारे भव्य महलों का इसने निर्माण करवा दिया। राजधानी क्षेत्र के लिए कई सारे निर्माण कार्य करवा दिए इसने। बहुत ज्यादा इसने धन यहां पे खर्च कर दिया। और जब राजधानी स्थानांतरित करके ये वहां पर पहुंचा दौलताबाद में, तो एक तो ये क्या देखता है कि यहाँ का मौसम खराब है, दूसरी चीज यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो इसे अपनी राजधानी वापस दौलताबाद से दिल्ली लानी पड़ी। तो वेस्टेज खर्चा हो गया इसका यहाँ पे। ये इसका एक बहुत बड़ा, सबसे विवादास्पद, सबसे ज्यादा गलत फैसला इसका यही था, राजधानी परिवर्तन का। उसके बाद में
तीसरा गलत फैसला इसका, मोहम्मद बिन तुगलक इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, अब देखो ये क्या है। देखो दोस्तों, प्रारंभिक प्राचीन समय में जो मुद्राएं चलती थी वो धातु की मुद्रा होती थी, जैसे सोने की, चांदी की, तांबे की। और जो मुद्राएं होती थी उस मुद्रा का मूल्य उतना ही होता था जितना उस धातु का मूल्य था। मुद्रा का मूल्य उतना ही था जितना धातु का मूल्य था। मतलब ये था कि अगर आपने 10 रुपए की मुद्रा बनाई है तो वो मुद्रा 10 रुपए के धातु से बनी हुई है, वो वास्तविक मुद्रा थी। इसमें वास्तविक मुद्रा की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई। जैसे वर्तमान समय में आज भी सांकेतिक मुद्रा का ही प्रचलन है। जैसे अपन देखते हैं कि 2000 का नोट है अपने भारत में, आपने यहां पर देखें 2000 का नोट है, तो 2000 के नोट को बनाने में क्या 2000 रुपए खर्च होते हैं? नहीं होते। 2000 का नोट आराम से मेरे हिसाब से 2, 4, 5, 10 रुपए में बनके तैयार हो जाता है, इतना ही खर्च आता है बनाने में। लेकिन फिर भी उस नोट को अपने हाथ में आते ही ये मानते हैं कि हाँ मेरे पास 2000 रुपए है। तो वो एक सांकेतिक है, संकेत ही है वो 2000 का। क्या उस 2000 के नोट को आप कहीं पे बेचते हो, काट पीट के उसको कहीं से तोल के बेचते हो, तो उसके 2000 रुपए आपको नहीं मिले। इसने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कमी थी और चांदी की कमी होने के कारण इसने चांदी की जगह तांबे के, पीतल के सिक्के जारी कर दिए। लोग बड़े समझदार थे उस समय भी। जब तांबे और पीतल के सिक्के चले और उनका मूल्य सोने चांदी के सिक्कों जितना ही रखा गया, तो लोगों ने अपने घरों पे ही सिक्के बनाने चालू कर दिए और बाजार में जाली मुद्रा का प्रचलन हो गया। बहुत ज्यादा जाली मुद्रा आ गई बाजार में। जब जाली मुद्रा का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा जो है इसे वापस बंद करना पड़ा। यह तीसरा विवादित फैसला था इसका। चौथा विवादास्पद फैसला इसका, इसने कराचिल अभियान किया। कराचिल अभियान यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के जो राज्य थे उनको जीतने का काम किया। ये क्या करता है कि हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत बड़ी सेना लेकर ये उन राज्यों की ओर चढ़ाई करता है। प्रारंभ में सुल्तान को अच्छी सफलता मिली, लेकिन बिना ज्यादा तैयारी के ये वहां के लिए निकले थे और उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बर्फ है, ठंड है। मौसम अनुकूल होने के कारण थोड़े समय पश्चात इसके सैनिक थकने लग गए और जब थकान सैनिकों पर ज्यादा हावी होने लग गई तो पहाड़ी राज्य जो उस क्षेत्र की परिस्थितियों को जानते थे, अनुकूल थे, उन्होंने इस पे वापस हमला बोल दिया और इसके लाखों सैनिक वहां पे मारे जाते हैं, यानी कि जान माल का इससे भारी नुकसान होता है। और एक इसका विवादास्पद फैसला है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान, खुरासान ईरान के शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हो गया। जब ईरान के शाह की मृत्यु हुई तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हो गया। इसने इस बात का फायदा उठाना चाहा, इसने लाखों की संख्या में सैनिकों की भर्ती की खुरासान अभियान के लिए, और जब ये पूरी व्यवस्था करके उस अभियान के लिए निकलने वाला था, उसी दौरान ईरान में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई, यहां पर स्थायी शासन की स्थापना हो गई, तो इसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सैनिकों की भर्ती के लिए कहते हैं कि इसने 5-6 महीने का अग्रिम वेतन देकर सैनिकों की भर्ती की थी, तो वो भी इसका वेस्टेज हो गया। ये 5 सबसे विवादास्पद फैसले थे मोहम्मद बिन तुगलक के, जिनमें सबसे विवादित फैसला था इसका राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक इसके समय की और भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये दिल्ली सल्तनत का वो शासक था जिसका साम्राज्य, जिसका राज्य जो था वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था। ये वो सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों के सभी शासकों में
सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। सबसे बड़ा साम्राज्य अपन ये कह सकते हैं कि मुगल काल में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था औरंगजेब का, उससे भी बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो इस समय सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक ही वो शासक है जिसके समय भारत में दो नए स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना हुई। दो नए स्वतंत्र राज्य इसके समय स्थापित हुए। अब वो कौन कौन से दो स्वतंत्र राज्य थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित हुए थे, उनकी अपन चर्चा करें तो पहला राज्य था विजयनगर, विजयनगर। और दूसरा जो राज्य था वो था आपका बहमनी साम्राज्य या बहमनी राज्य। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। विजयनगर स्थापित हुआ 1336 में, बहमनी स्थापित हुआ 1347 में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का नामक दो भाई, जबकि अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू नामक व्यक्ति ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इन दोनों दक्षिण भारत के इन दोनों स्वतंत्र राज्यों की स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। नेक्स्ट कहते हैं कि 1351 में जब मोहम्मद बिन तुगलक सिंध अभियान पर गया था तो वहीं पर ठट्टा नामक एक स्थान है, ठट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद में इसका चचेरा भाई शासक बना और उस शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आगे फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में दिल्ली का अगला सुल्तान जो बना उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ध्यानपूर्वक देखें आप, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में। हाँ जी, फिरोज शाह तुगलक शासक बना 1351 में और 1388 तक ये शासक रहा, फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक जो है ये ऐसा शासक था जिसकी एक उपाधि है, इसे कहते हैं सल्तनत काल का अकबर। सल्तनत काल का अकबर कहते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये ऐसा शासक था जिसे दास या ये कहें अपन कि गुलामों का शौक था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा गुलाम इसके पास थे। इसके पास कुल 1,80,000 गुलाम थे। 1,80,000 तो इसके पास गुलाम थे। गुलामों का इतना ज्यादा शौकीन था। 1,80,000 गुलाम थे और इन गुलामों की देखरेख के लिए इसने एक अलग विभाग की भी स्थापना की थी जिसका नाम है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नामक अलग विभाग की इसने स्थापना की थी। इसके पास 1,80,000 गुलाम थे। पहली बात थी। दूसरी बात, इसने और भी कई सारे विभाग जो हैं वो स्थापित किए थे। जैसे इसने विधवा और अनाथ महिलाओं के लिए, विधवा और अनाथ महिलाओं के लिए इसने अलग से एक विभाग स्थापित किया था। विधवा और अनाथ महिलाओं के लिए अलग विभाग स्थापित किया। इसने खैराती अस्पताल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, जिनका नाम रखा इसने दारुल उल सफा नामक खैराती अस्पताल इसने खुलवाए थे। इसने रोजगार कार्यालय खुलवाए, विवाह पंजीयन केंद्र भी इसके द्वारा खुलवाए गए। ये कहते हैं कि इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था। इसने 24 से कष्टकारी करों को समाप्त करके वही 4 कर लगाए जनता पे जिनका उल्लेख कुरान में मिलता है। 24 कष्टकारी करों को इसने समाप्त किया था। 4 ही कर लगाए थे, जैसे कि आपका जजिया था, जकात था, खैरात और खुम्स, जो 4 प्रमुख कर थे वो ही लगाए थे। बाकी सभी करों को इसने समाप्त कर दिया था। इसके अलावा
इसके बारे में कहते हैं कि ये सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी और मूछ नहीं रखता था। अपने व्यक्तित्व को सुंदर दिखाने के लिए ये दाढ़ी और मूछ नहीं रखता था, ये भी इसकी खासियत थी। इसने भारत में 300 नए नगर बसाए थे और इसके अलावा इसने 1200 उद्यान भी भारत में लगाए थे। 1200 उद्यान लगाए थे, 300 नए नगर इसने बसाए थे। इसने जो 300 नए नगर बसाए उनमें से कई नगर आज भारत के बड़े नगरों में शामिल हैं। जैसे इसने नगर बसाया था आपका हिसार, हरियाणा का हिसार इसने बसाया था। इसने फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, ऐसे कई सारे नगर इसने बसाए थे। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक जो है, इसके द्वारा सुल्तान पद की स्वीकृति 2 बार ली गई थी खलीफा से। ईरान बगदाद का जो खलीफा था, मिस्र का जो खलीफा था, उससे इसने सुल्तान पद की स्वीकृति 2 बार ली थी और 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति लेने वाला ये पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति 2 बार ली हो। इसके अलावा इसने सुल्तान स्वयं को, एक उपाधि होती थी, इसने स्वयं को खलीफा का नायब यानी कि सेनापति भी घोषित किया था। सुल्तान खुद को खलीफा का नायब या सेनापति भी इसने घोषित किया था। 2 बार सुल्तान पद की इसने स्वीकृति ली थी। सुल्तान पद की जो उपाधि है वो 2 बार ली थी मिस्र के खलीफा से। इसके अलावा ये ऐसा शासक था जिसने दिल्ली में भ्रष्टाचार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार को इसने दिल्ली में बढ़ावा दिया, ऐसा भी एक शासक था। अब देखो, फिरोज शाह तुगलक की जब मृत्यु हुई उसके बाद में इस वंश के शासकों का पतन शुरू हो गया। कमजोर शासक थे। इस वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम था आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक इस वंश का आखिरी शासक था। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय की एक बात है, इसके समय भारत के ऊपर तैमूर का आक्रमण हुआ था। ये किस सुनाता है कि जब समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था, उस समय भारत का शासक कौन था? तो वो तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। बाद में इसी नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की हत्या कर दी खिज्र खां ने और उसी खिज्र खां के द्वारा फिर सैयद वंश को स्थापित किया गया था। तो ये 3 राजवंश आपके कंप्लीट हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन चौथा और 5वां राजवंश दोनों एक साथ कंप्लीट करेंगे, सैयद वंश और लोदी वंश। तो आज इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।